Welcome, my dear students, to another session on percentage. And if you are new to the channel, so make sure to subscribe to the channel if you are liking the videos. अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड इफ यू आर चेकिंग आउट द कंटेंट, ठीक है। पहले मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन को कवर अप किया है, अगर तुमने ऑलरेडी उसको चेकआउट नहीं किया है तो उसको देख लेना, फिर परसेंटेज को कंटिन्यू करना, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल दैट इज मैथोलॉजिकल एंड कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT. माई नेम इज आदित्य कुमार तिवारी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। In today's session, we will be saying two things. First, we'll be discussing multiplying factor, very important, and then we'll be discussing successive percentage increase and decrease. Okay, और फिर करेंगे practice questions. The first thing is multiplying factor. So let us say we are taking a number 240, and we have to increase this number by 37.5%. Okay, 37.5% से we have to increase this number, and we know 37.5% कितना होता है, that is 3/8. That is 3/8 in fraction terms. फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन से देखा है हमने, ठीक है। तो 3/8 होता है, यानी कि 8 में 3 का इंक्रीज करना है हमें। वी हैव टू इंक्रीज 3 यूनिट्स इन 8 यूनिट्स, इजंट इट सो? ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा? 240 इंटू 3/8 विल बी 8 से जाएगा 30 बचेगा, 30 इंटू 3 यानी कि 90 ऐड करेंगे। सो 240 प्लस 9 दैट विल बी 330. द नंबर विल बी 330. ओके, इन जनरल अगर हम बात करें, लेट अस से x होता and we want to increase x by 37.5%. So basically we have to increase x by 3/8. 3/8 तो x है, और 3/8 of x will be 3/8x, और इतना हमें ऐड करना है। तो x plus 3/8x that will be equal to 11/8x. 11/8x हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? बेसिकली कैसे हुआ हमारा, बिकॉज x का कोफिशिएंट 1 है और 1 में हमने 3/8 को ऐड किया, तो रिजल्ट इज 8 plus 3 11/8. तो दिस विल बी अवर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि इफेक्टिवली x में जब हमने 37.5% को इंक्रीज किया तो इफेक्टिवली हमारा x 11/8 से मल्टीप्लाई हो गया। और अगर हम एक ही स्टेप में ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो 240 हमारा नंबर था और हमें 3/8 से इंक्रीज करना है, यानी कि 8 में 3 का इंक्रीज करना है। सो 8 में अगर 3 इंक्रीज करेंगे तो दैट नंबर विल बी 11 हो जाएगा, इजंट इट सो? सो 240 after increase of 37.5% will be 240 into 11/8. तो 8 से 30 into 11 that will be 330. क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से देयर इज अ नंबर 360 and we have to reduce this number by 22.22%. 22.22% से हमें इस नंबर को रिड्यूस करना है, ओके। तो अगर हमें 22.22% से इस नंबर को रिड्यूस करना है, 22.22% कितना हुआ? दैट इज 2/9. 1/9 होता है 11.11%, तो 2/9 हो जाएगा ये वैल्यू। और 2/9 से डिक्रीज करना है, यानी कि 9 में हमें 2 का डिक्रीज करना है। 360 का 2/9 कितना होगा? 40 इंटू 2 तो 80 होगा, और 80 हमें रिड्यूस करना है, तो 60 माइनस 80 दैट विल बी 280 आ जाएगा। बट अगर हम स्ट्रेट अवे देखें, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए चेकआउट करें, तो हमें 9 में 2 का डिक्रीज करना है। अगर हमें 2/9 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें 9 में 2 का डिक्रीज करना है। 9 minus 2 is 7. तो इफेक्टिवली और मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 7/9. 7/9 हो जाएगा। तो स्ट्रेट अवे हमारा आंसर आ जाएगा 360 इंटू 7/9 दैट इज 40 इंटू 7 280. क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल छोटा सा, और इस बार हम स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखेंगे। लेट अस से हमने नंबर लिया है 400, और पहले हमने 400 में डिक्रीज किया, 400 को रिड्यूस किया है 60% से, और 60% मतलब हुआ 3/5 का रिडक्शन है। 3/5 का रिडक्शन है, यानी कि 5 में 3 का रिडक्शन किया है हमने। 5 minus 3 is 2. सो इफेक्टिवली मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? 5 minus 3, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में रहेगा 5। तो 400 इंटू 2/5 स्ट्रेट अवे नंबर आ जाएगा 400 इंटू 2/5। तो 80 इंटू 2 नंबर विल बी 160. 400 इंटू 2/5 सीधे सीधे नंबर आ जाएगा। दिस 2/5 इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो आवर आंसर विल बी 160. क्लियर है? ओके, अब अगर हम अगेन इसमें इंक्रीज करते हैं, 60% का ही इंक्रीज करते हैं,
तो 60% का इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, 3/5 का इंक्रीज होगा, 5 में 3 का इंक्रीज करेंगे, और अगर हम 5 में 3 का इंक्रीज कर रहे हैं, सो न्यू नंबर विल बी 5 + 3, 8 न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 5, तो 160 इंटू 8/5, 5 से बचेगा यहाँ 32, 32 इंटू 8, तो दैट इज 256। तो रिजल्टेंट नंबर जब हमने 400 से स्टार्ट किया, 400 पहले 60% डिक्रीज किया, देन 60% इंक्रीज किया, तो द रिजल्टेंट नंबर इज 256। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, यहाँ तक बात समझ में आती है? तो जनरलाइज करें इसी बात को, तो कभी भी जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, एंड इफ यू आर चेंजिंग दैट नंबर बाय सम फ्रैक्शन एफ, ठीक है, बाय सम फ्रैक्शन एफ, अब एफ हमारा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, सो एफ से अगर हम चेंज कर रहे हैं और इफ वी आर इंक्रीजिंग दैट नंबर, नंबर हो, क्वांटिटी हो, कुछ भी वैल्यू हो, तो इफ आर इंक्रीजिंग दैट नंबर, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 + f, एंड इफ यू आर डिक्रीजिंग दैट नंबर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 1 - f, क्योंकि इंक्रीज के केस में हमारा नंबर इंक्रीज करेगा, दैट इज वाई इंक्रीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन 1, और डिक्रीज के केस में नंबर शुड डिक्रीज, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी लेस देन 1। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की। सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो लेट अस से देयर इज अ नंबर गिवन टू अस, और हम उस नंबर को पहले इंक्रीज कर रहे हैं 20% एंड देन वी आर फर्दर इंक्रीजिंग इट बाय 40%। फर्स्ट वी आर इंक्रीजिंग बाय 20% एंड देन वी आर अगेन इंक्रीजिंग बाय 40%। ओके, पहले 20% से इंक्रीज किया और फिर 40% इंक्रीज करा, लेट अस से नंबर अपना 100 ही मान लेते हैं टू स्टार्ट विद। अब इफ यू आर इंक्रीजिंग इट बाय 20%, 20% यानी कि 1/5 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो 20 से ही इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज परसेंटेज हमारा 100 के रेस्पेक्ट में ही है, तो 100 + 20 नंबर विल बी 120, एंड देन वी आर इंक्रीजिंग बाय 40%, 40% इज 2/5, तो 120 का 10% होगा 12, 10% होगा 12, 40% हो जाएगा 48, तो 120 + 48 नंबर विल बी 168। तो 100 से हमारा नंबर हो गया है 168 व्हेन वी आर इंक्रीजिंग फर्स्ट बाय 20% देन सेकंड बाय 40%। तो स्ट्रेट अवे हमारा कितना इंक्रीज आया, 68 का इंक्रीज आया है, एब्सोल्यूट इंक्रीज, और क्योंकि 100 में इंक्रीज आया, सो दिस इज 68% का इंक्रीज, 68% का इंक्रीज, इजंट इट सो? तो यहां से एक बात और समझ में आनी चाहिए कि इफ वी आर इंक्रीजिंग अ नंबर फर्स्ट बाय 20% एंड देन बाय 40%, तो हमारा जो टोटल इंक्रीज आएगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू 60%, सम के बराबर तो डेफिनेटली नहीं होगा, सम के बराबर हमारा वैल्यू जो इंक्रीज है वो नहीं होगा। हमें हमेशा ऐसे केसेस में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैसे हम अपना सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक तरीका तो हो गया सक्सेसिवली इंक्रीज करते रहो उसको, चाहे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इंक्रीज करो, सिंपल वैल्यू हो तो परसेंटेज से इंक्रीज कर दो, दोनों तरीकों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करते तो क्या करते हैं, इनिशियली हमारा नंबर है 100, फिर हमने 20% का इंक्रीज किया यानी कि 1/5 का इंक्रीज किया है, और अगर 1/5 का इंक्रीज किया है यानी 1 + 1/5 नंबर हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 6/5। बेसिकली 5 में 1 का इंक्रीज किया है, ठीक है, तो ये लिखना नहीं है हमको, 1 + 1/5, 5 में 1 का इंक्रीज है तो न्यूमरेटर 6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 5, तो 100 × 6/5। देन हमने 40% का इंक्रीज किया है यानी कि 2/5 का इंक्रीज किया है, 5 में 2 का इंक्रीज किया है तो न्यूमरेटर हो जाएगा 7, डिनोमिनेटर विल बी 5, तो 25, 5 × 5 25, 25 से जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 × 6 24, 24 × 7 दैट इज 168। तो स्ट्रेट अवे हमारा नंबर आ गया, बट ओवरऑल इंक्रीज क्या हुआ हमारा 168 ऑन द बेस ऑफ 100 नंबर आ गया हमारा, तो यानी 68 का इंक्रीज हुआ विच इज 68% ऑनली। क्लियर है? ठीक है, 168% में इंक्रीज नहीं हुआ है, ध्यान रखना है हमेशा। जो हम जब भी हम परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे तो इनिशियल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम परसेंटेज इंक्रीज अपना कैलकुलेट कर पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत बार सेल में तुम देखते होगे डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट देने में भी वहां पे तो सबसे ज्यादा झोल करते हैं, सबसे ज्यादा यही स्कैम है कि 50% का पहले इन्होंने डिस्काउंट दिया एंड देन अगेन एक 50% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देख के लगता है 50% + 50% यानी कि 100% का डिस्काउंट हो गया, बट एक्चुअली में 100% का डिस्काउंट होता नहीं है कभी, ठीक है, क्योंकि फ्री में कोई सामान थोड़ी दे देंगे तुमको। तो इफेक्टिवली डिस्काउंट कितने का आएगा, अगर हमारा नंबर हमने स्टार्ट किया है 100 से 50% यानी कि 1/2 हुआ, तो पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया 50% डिस्काउंट हो गया, तो बचा हमारा नंबर 50, अगेन इसमें 50% का डिस्काउंट देंगे, 50 का 50% होगा 25, तो नंबर बचेगा हमारा 25, यानी कि 100 से हमने स्टार्ट किया, अगर 100 रुपीज की क्वांटिटी तो कोई, तो अब वो फाइनली हमारा आर्टिकल बचा है 25 रुपीज का, यानी कि 75 रुपीज का हमने दे दिया डिस्काउंट, तो नेट में 75% का डिस्काउंट आया। क्या ये बात क्लियर है?
ठीक है, 75% का हमारा नेट में फाइनली डिस्काउंट आया है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, यानी कि 100% तो ऑब्वियसली नहीं हुआ, 75% हुआ। अब यहाँ पे हम 3 वैल्यूज लेते हैं, 3 वैल्यूज लेते हैं। से एक नंबर हमने कंसिडर किया, नंबर इज n, दैट नंबर n इज फर्स्ट इंक्रीज्ड by 25%, then decreased by 60%, and then again increased by 33.33%। तो नेट में हमें निकालना है नेट चेंज क्या होगा, नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा। First we've increased by 25%, then decreased by 60%, and then again increased by 33.33%। ओके, तो 25% का पहले हमने इंक्रीज किया है, तो वी कैन से मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां से क्या आ जाएगा, इंक्रीज किया है 1/4 का इंक्रीज किया है, 4 में 1 का इंक्रीज किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा n इंटू 4 + 1 5 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई 4। देन वी डिक्रीज्ड इट बाई 60%, और 60% हमारा आया 3/5, बट ये डिक्रीज है तो 5 में 3 का डिक्रीज है, न्यूमरेटर हो जाएगा 5 - 3 विच इज 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 2/5 हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। और थर्ड एंड लास्ट 33.33% का हमने किया है इंक्रीज, तो 33.33% इज 1/3, और इसका हमने इंक्रीज किया है 3 में 1 इंक्रीज करें, न्यूमरेटर आ जाएगा 4 और डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारा n इंटू 2/3, n इंटू 2/3, यानी कि 3 से हमने स्टार्ट किया और बचा कितना 2, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल नंबर है, फाइनल नंबर है, इनिशियल नंबर n था, तो चेंज कितना आया है हमारा, चेंज आया है n - 2n/3 और डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर, डिवाइडेड बाई इनिशियल नंबर, ये तो हुआ परसेंटेज चेंज। तो दिस विल बी n/3 अपॉन n, तो n से n कैंसिल हो गया, यानी कि 1/3, यानी कि 33.33% का हमारा चेंज आया है, और नंबर में डिक्रीज आया है, बिकॉज फाइनल नंबर हमारा 2n/3 है। एक्चुअली मैंने रिवर्स में लिख दिया है, पहले 2n/3 को लिखना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, दैट इज वाई साइन नहीं आया साथ में, ठीक है। पहले 2n/3 को लिखेंगे, बाद में n को लिखेंगे, तो हमारा निगेटिव वैल्यू स्ट्रेट अवे साइन के साथ आ जाएगा, बिकॉज फाइनल क्वांटिटी पहले आएगी और इनिशियल क्वांटिटी बाद में आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी -n/3, यानी कि 33.33% का डिक्रीज हो जाएगा ओवरऑल। क्या है बात क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो लेट अस, हमने एक नंबर n से स्टार्ट किया एंड फर्स्ट वी इंक्रीज्ड दिस नंबर बाय 37.5%, 37.5% से पहले हमने इसको इंक्रीज किया, एंड देन वी डिक्रीज्ड दिस नंबर बाय 31.25%। सो व्हाट विल बी ओवरऑल चेंज, ओवरऑल चेंज क्या होगा, कितने परसेंट का होगा, 37.5% का हमने इंक्रीज किया है, 37.5% वैल्यू क्या होगा, 1/8 इज 12.5%, दिस इज 3/8, दिस इज 3/8, तो पहले हमने 3/8 का किया है इंक्रीज, तो 8 में अगर 3 इंक्रीज किया है तो न्यू नंबर विल बी 11/8, 8 + 3 11 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई 8, और फिर हमने डिक्रीज किया है 31.25% का, 31.25% कितना हो जाएगा, दिस विल बी 25% प्लस 6.25%, 25 प्लस 6.25, और 25 तो हुआ 1/4, एंड दिस इज 1/16, तो दिस इज 4/16 प्लस 1/16, यानी कि 5/16 आ गया वैल्यू, यानी कि 16 में हम 5 डिक्रीज कर रहे हैं, 5 हम डिक्रीज कर रहे हैं 16 में, सो दिस नंबर विल बी 11/16। तो इन एज अ रिजल्ट दिस इज 11 × 11 121 डिवाइड बाई 16 × 8 विच इज 128। तो इनिशियली हमारा नंबर क्या था, 128 था जो बेस वैल्यू आया है, और फाइनली नंबर हमारा क्या हो गया है, 121 हो गया है, यानी कि देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 7, डिक्रीज ऑफ 7 हुआ है, चेंज आया है 7 का, किस में चेंज आया है 7 का, 128 में, तो हमारा परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ डिक्रीज ऑफ 7 ऑन 128, 7/128, परसेंटेज में ये वैल्यू क्या आएगा, तो 128 का 10% क्या होगा, 10% इज 12.8 एंड 5% विल बी 6.4, जस्ट हाफ, बट हमें 7 कैलकुलेट करना है, तो अगर 5% हमारा 6.4 है, और अगर हम 0.5% यहाँ पे देखें तो 0.5% विल बी ऑलमोस्ट 0.64, तो रफली 7 के आसपास आ रहा है, सो दिस नंबर विल बी ऑलमोस्ट 5.5%, ठीक है, ऑलमोस्ट 5.5%, बट इन नेगेटिव, देखिए देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 5.5%। क्या है बात क्लियर है? ठीक है, ओके, क्या बात समझ में आती है? ओके, तो देख रहे होगे कि एक्चुअल में जो इंक्रीज हमने जब नंबर में किया, तो नंबर में इंक्रीज हमारा जो है दैट परसेंटेज क्वांटिटी लुक्स बिगर,
लुक्स बिगर, और 37.5% है, और डिक्रीज हमारा 31.25% है, तो एट द लुक्स हमें ऐसा लगता है कि ओवरऑल इंक्रीज होना चाहिए, ओवरऑल हमारा नंबर इंक्रीज करना चाहिए। नेट डिफरेंस देखोगे तो पॉजिटिव आएगा कि इंक्रीज ज़्यादा बड़ा हो रहा है, डिक्रीज छोटा हो रहा है, बट अल्टीमेटली रियलाइज करोगे कि हमें डिक्रीज मिल रहा है एक, और इंक्रीज नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जिस नंबर को हम डिक्रीज करें दैट इज अ मच लार्ज नंबर, वो एक ज़्यादा बड़ा नंबर है, इजंट इट सो, एज कंपेयर टू जिस नंबर को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अगर तुम ऑर्डर चेंज भी कर दो यहाँ पे कि पहले डिक्रीज करो बाद में इंक्रीज करो, तब भी बात वही रहने वाली है। पहले डिक्रीज कर दोगे और फिर इंक्रीज करोगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? क्यों ऐसा होगा कि हमें तब भी डिक्रीज मिलेगा? बिकॉज जैसे ही तुम नंबर को डिक्रीज करोगे, ठीक है, सेपरेट शीट पे लिखते हैं, जैसे ही तुम नंबर को डिक्रीज करो तो नंबर क्या हो जाएगा? तुमने 31.25% का डिक्रीज किया, तो न्यू नंबर विल बी 68.75% ऑफ एन। ओके, या फिर अगर फ्रैक्शन में देखते हो दिस इज 5/16, तो नया नंबर आ जाएगा हमारा 11n/16। अब इसके बाद में जब तुम इंक्रीज करने वाले हो 37.5% का, तो अब ये जो 37.5% तुम्हारा होने वाला है, ये इस रिड्यूस्ड नंबर का होने वाला है, इस छोटे नंबर का, छोटू नंबर का होने वाला है, और डेफिनेटली छोटू नंबर का 37.5% विल बी लेसर देन एन का 31.25%। दैट इज वाई जो ओवरऑल हमारा चेंज है वो निगेटिव ही आने वाला है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो इफेक्टिवली जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे, 3/8 का इंक्रीज हो रहा है, सो दिस विल बी 11/8 से मल्टीप्लाई करोगे, और एज अ रिजल्ट हमारा जो नंबर है दैट विल बी लेस देन एन। क्या ये बात समझ में आती है? एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए, दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि इन एनी सच केस व्हेन वी आर डूइंग सक्सेसिव चेंजेस, तो सक्सेसिव चेंजेस में वो वेदर दे आर इंक्रीज और डिक्रीज और ए मिक्स ऑफ बोथ, ऑर्डर इज नेवर इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर हम कुछ भी रख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें कुछ भी ऑर्डर क्यों ना दिया हो, हम कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमेशा जो हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करना है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर 100 से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमेशा बड़े परसेंटेज से छोटे परसेंटेज की तरफ जाएं। बड़े परसेंटेज जनरली कैलकुलेट करना इज मच इजियर देन स्मॉलर परसेंटेजेस। ठीक है, तो इनिशियली बड़े परसेंटेज और लास्ट में स्मॉलर परसेंटेज को लें। ठीक है, जब एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पे इन बातों को हम साथ में समझते रहेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है, अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। First question, a number is first decreased by 15% and then increased by 25%, so you have to find the net percentage increase. So number is first decreased by 15% and then there is an increase of 25%. 15% कितना हुआ? This is 3/20, और 3/20 का हम कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, तो 20 में इफ वी आर डिक्रीजिंग 3, तो न्यू नंबर विल बी 17/20 ऑफ इनिशियल नंबर, एंड देन वी आर इंक्रीजिंग बाय 25%, यानी कि इंक्रीज ऑफ 1/4, तो 4 में 1 इंक्रीज करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा 5, तो इंटू 5/4 इंटू 5/4, तो 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। अब चाहे तो यहाँ पे n को लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो चेंज है वो इसी से समझ में आ जाएगा। n में मल्टीप्लाई करोगे तो भी बाद में तुम्हारा n आ जाएगा, n तो रेशियो ही है हमारा जो मैटर करता है। ठीक है, सो दिस बिकम 17 डिवाइडेड बाई 16, तो 17/16 n हो गया। बेसिकली 17/16 हो गया हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर इफेक्टिवली, यानी कि हमारा जो नंबर है 16 अगर इनिशियली था तो अब नंबर हमारा हो गया 17, तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 1 का इंक्रीज है नंबर में। अगर हमारा बेस 16 है तो, अगर बेस 16 है तो देयर इज अ नेट इंक्रीज ऑफ 1, यानी कि इंक्रीज हमारा आया 1/16 का, विच इज नथिंग बट 6.25% का इंक्रीज, तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 6.25% नेट टू नेट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a number is increased successively by 10%, 20% and 25%, the overall increase is equivalent to what percentage? Increase कर रहे हैं सक्सेसिवली 10% से, 20% से और 25% से, 10%, 20% एंड 25%। अब यहाँ पे हम चाहे तो 100 मान के भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। तो पहले 100 मान के कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सॉल्व करते हैं। लेट अस से हमने 100 से स्टार्ट किया, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 25%, तो 100 का 25% तो 25 ही होगा, 100 + 25 नंबर आ जाएगा हमारा 125। देन 20% का इंक्रीज करेंगे इसमें, और 20% 125 का क्या होगा? 1/5 होगा, तो 1/5 विल बी 25। अगेन 25 इंक्रीज करोगे नंबर आ जाएगा 150। लास्ट में हम इंक्रीज करेंगे 10% से, 10% इज 1/10, तो 150 + 1/10 यानी कि 150 × 10, 15 का ऐड करोगे, 15 एडिशन करोगे, तो दिस विल बी 165। तो वी स्टार्टेड विद 100,
और 165 पे पहुंचे, यानी कि देयर इज इंक्रीज ऑफ 65 विच इज 65% का इंक्रीज। नेट इंक्रीज हमारा आ रहा है 65%। क्लियर है? अब इसी चीज को हम एक और तरीके से कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अगर हमारा 10% क्या है, 10% हमारा है, ऑर्डर कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। 10% हमारा क्या है, 1/10 है, 1/10 है। तो अगर हम 1/10 का इंक्रीज कर रहे हैं, तो 10 में 1 का इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा नंबर हो जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा 10 + 1 11 डिवाइड बाई 10। नेक्स्ट 20% का इंक्रीज कर रहे हैं, और 20% यानी कि 1/5 का इंक्रीज कर रहे हैं, 5 में 1 का इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूमरेटर आ जाएगा 6, डिनोमिनेटर आ जाएगा 5। और लास्टली हम 25% का इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि 1/4 का इंक्रीज कर रहे हैं, 4 में 1 का इंक्रीज कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 5/4। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। सो 33/20। दिस इज अवर रिजल्टेंट नंबर। अगर इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर का रेशियो देखेंगे तो क्या आएगा, 20:33। भाई इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर का रेशियो क्या आएगा, 20:33। इजंट इट सो? तो यानी कि 20 अगर हमारा नंबर था तो अब हो गया 13। सो देयर इज इंक्रीज ऑफ 13। 33 हो गया, तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 13। 13 का इंक्रीज पे है, 20 पे है, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 13/20 विच इज नथिंग बट 65% ओनली। 65% ओनली। क्लियर है? बिकॉज 1/20 इज 5%, 30 × 5 65%। क्या बात समझ में आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड 25%। अब पीछे भी तुमने अगर पिछले क्वेश्चन में ध्यान दिया तो यही हमारे परसेंटेज थे, 10%, 20%, 25%। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे थे और अब नेक्स्ट वाले केस में हम डिक्रीज करेंगे। तो एक चीज और हम ऑब्जर्व करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ओके, पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ भी हम 100 मान के पहले स्टार्ट करते हैं। तो इफ वी स्टार्ट विद 100 और पहले 25% का हम डिक्रीज करते हैं, यानी कि 1/4 का डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज होगा 25 का, 100 - 25 नंबर बचा 75। देन वी आर डिक्रीजिंग 20%, यानी कि 1/5 डिक्रीज करेंगे, और 75 का 1/5 होगा 15। तो डिक्रीज किया हमने 15, नंबर आ गया हमारा 60। और फिर 60 में डिक्रीज किया 10% विच इज 1/10। तो 6 डिक्रीज करेंगे, नंबर आ जाएगा 54। तो 100 से हम 54 पे पहुंचे, यानी कि देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 46। तो 46% इक्विवेलेंट हमारा डिस्काउंट हुआ। इज दैट क्लियर? अब अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन से कंपेयर करें, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही परसेंटेज वैल्यूज लिखा था, बट इंक्रीज हमारा आया था 65% का और डिक्रीज आया 46% का। डिक्रीज आया 46% का, यानी कि सेम परसेंटेज वैल्यूज को लेकर अगर हम इंक्रीज करते हैं, सो हमारा जो वैल्यू है दैट इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द डिक्रीज। डिक्रीज के केस में हमारा जो नंबर है वो मच स्मॉलर आता है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो हमारा जो जब हम सेम नंबर्स को लेके अगर हम इंक्रीज देख रहे हैं, तो इंक्रीज में हमारा इंक्रीज वैल्यू मच हायर, जबकि डिक्रीज होगा मच लोअर। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब हम इंक्रीज कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो पहला नंबर जैसे ही हमने इंक्रीज किया, पहले परसेंटेज से जैसे ही हमने इंक्रीज किया, फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर लिया है 100, ठीक है, और फिर 100 में हमने 25% इंक्रीज किया, तो नेक्स्ट नंबर हो गया 125। अब जब हम 20% लेंगे तो 20% हम ज्यादा बड़े नंबर का लेंगे। तो इफ वी आर कैलकुलेटिंग द सेम परसेंटेज वैल्यू फॉर अ लार्जर नंबर, तो डेफिनेटली दैट परसेंटेज विल बी मच हायर। तो अब यहाँ पे जब हम 20% लेने वाले हैं, तो दिस 20% विल बी व्हाट, दिस विल बी 25, दिस विल बी 25। बट यही कंपैरिजन अगर हम करें डिस्काउंट में, छोटी छोटी बातें बट इनको समझ लोगे ना, तो आगे तुम्हें जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, जब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है तुम्हें बहुत काम देगा। ठीक है, और साथ में तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब अगर यहीं पे अगर हम डिक्रीज करें 25% का, तो 100 में हमने 25% का डिक्रीज किया, तो डिक्रीज तो 25 हुआ, यानी कि पहला स्टेप तो सेम है, पहला स्टेप तो एक्जैक्टली सेम है। चाहे तुम इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा 25 का, डिक्रीज भी 25 का होगा। बट अब जो तुम्हारा नंबर बन गया है दैट इज 75, तो ये नंबर बहुत छोटा है, मच स्मॉलर देन 125। तो अब जब तुम 75 का 20% डिक्रीज करोगे, सो दिस विल बी ओनली 15। तो क्या ये देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा नंबर 25 का इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है स्मॉलर नंबर का। दैट इज वाई जब अल्टीमेटली रिजल्ट पे तुम पहुंचोगे, तो वो नंबर तुम्हारा उतना छोटा नहीं होगा जितने तुम्हारे, अगर नंबर्स का तुम अरिथमेटिक सम करते हैं, यानी 10 + 20 + 25 करते हैं, तो उतना छोटा नंबर हमें नहीं मिलने वाला है। क्या बात क्लियर है? क्योंकि 10 + 20 + 25 क्या वैल्यू आ रहा है तुम्हारा, दिस इज 55 आ रहा है, बट हमारा जो इफेक्टिव डिस्काउंट है दैट इज 46%। तो डेफिनेटली दिस इज मच लेसर, 55 हमारा ज्यादा ग्रेटर वैल्यू आ रहा है। बट ये अगर एडिशन में देखोगे तो 65% आ रहा है, और सम हमारा 55 था, तो डेफिनेटली हमारा जो 65% का इफेक्टिव रिजल्ट आ रहा है इंक्रीज का, दैट इज मच ग्रेटर देन 55। तो जब भी हम सक्सेसिव इंक्रीज करेंगे और सारे के सारे वैल्यूज हमारे इंक्रीज हो रहे होंगे, तो डेफिनेटली जो अरिथमेटिक सम है उससे ज्यादा हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा इंक्रीज होगा। और जब डिक्रीज करेंगे तो कंपैरेटिवली छोटा होगा। यहाँ से एक और लाइफ लेसन भी मिलना चाहिए, अगर तुम रोज अपना जो प्रैक्टिस है लगातार कर रहे हो, रेगुलरली कर रहे हो, ठीक है, ब्रेक नहीं ले रहे हो, और
लगातार तुम मेहनत करते जा रहे हो तो जो इंक्रीज है रोज तुम्हारा थोड़ा 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 इंक्रीज होगा, तो एक टाइम के बाद में जब तुम रोज उतना ही पढ़ाई करोगे ना तो तुम्हारे एज अ रिजल्ट तुमको ज्यादा इंक्रीज देगा। दैट इज वाई कि अगर तुम रोज फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे पढ़ रहे हो, एक जनरलाइज एक बेसिक बात करते हैं, ठीक है, बट इसको ध्यान से समझना कि अगर तुम रोज 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, इफ यू आर स्टडिंग डेली फॉर 3 आवर्स, ठीक है, बट इंस्टेड तो तुम्हारा एक इंक्रीज है, उसकी वजह से डेफिनेटली उससे तुम्हें फर्क पड़ेगा और तुम्हारा एडिशन होगा डेली डेली डेली, ठीक है। बट अगर तुम 3 घंटे के बजाय 4 घंटे डेली प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां से जो तुम्हारा इंक्रीज है वो और फास्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे तुम्हारा जो बेस है वो इंक्रीज करता जाएगा, बिकॉज डेली जब तुम एफर्ट ज्यादा कर रहे हो तो वो बेस तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे तुम्हारा बेस ज्यादा इंक्रीज करेगा तो उसके बाद में जो तुम्हारा एफर्ट है वो तुमको शानदार रिजल्ट देगा। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो दैट इज हाउ इट शुड बी, दैट इज हाउ इट शुड बी, ठीक है। तो मेहनत करते रहना है, स्पेशली अभी से। ऐसा नहीं कि एग्जाम के 1 महीने पहले से तुमने मेहनत करना स्टार्ट किया, ठीक है, कि शुरुआत में तो अभी तुम बहुत एक 0% 1% के मामले पे चल रहे हो और फिर बाद में जाके सोच रहे हो कि 10% का इंक्रीज करेंगे। जब अभी से कर सकते हो तो अभी क्यों रुकना है, ठीक है, लगे रहना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसको एक बार हम कर देते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी, तो वो भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो पहले डिस्काउंट दिया 10% का, अगेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 1/10 का डिस्काउंट है। 10 में 1 का डिक्रीज कर रहे हैं तो 9/10 आ जाएगा वैल्यू। देन हम 20% यानी कि 1/5 का डिक्रीज कर रहे हैं, 5 में 1 का डिक्रीज है तो 5 - 1 न्यूमरेटर आ जाएगा 4, डिनोमिनेटर 5, एंड देन डिक्रीज ऑफ 1/4, 4 में 1 का डिक्रीज, न्यूमरेटर आ जाएगा 3, डिनोमिनेटर आ जाएगा 4, 4 से गया 4 और 9 3 27/50। अब चाहे तो बेस को 100 कर लो, ठीक है, सो दिस विल बी 54/100 यानी कि 54% हमारा आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है, ये डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट क्या होगा, 100 और 54 के बीच का जो फर्क है दैट इज 46, 46% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इजंट इट? ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन ए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 20% एंड अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 50%। क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा? अभी अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि जब भी हम डिस्काउंट देंगे तो हमेशा जो अरिथमेटिक सम है हमारा, अरिथमेटिक सम है, ठीक है, अरिथमेटिक सम में हमें ज्यादा बेटर डिस्काउंट मिलेगा एज कंपेयर टू अगर हम सारे डिस्काउंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे पता है एक सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है 50% का, दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो हमारा जो ऑप्शन बी है दैट विल बी मच बेटर, ऑप्शन बी विल बी मच बेटर। ठीक है, कैलकुलेट करना है कैलकुलेट भी कर लेते हैं, बट ऑप्शन बी ज्यादा बेटर होगा। अगर क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज ऐसी है कि 100 से करना बहुत आसान है, तो 100 में पहले अगर हम 30% का डिक्रीज करते हैं यानी कि -30 हो जाएगा, तो बचा 70, और फिर 70 में डिक्रीज करेंगे 20% यानी कि 1/5, तो 70 का 1/5 होगा 14, तो 14 डिक्रीज करोगे रिजल्ट आ जाएगा 56, 56 आ गया है। ठीक है, अब गलती से ये नहीं सोच लेना 56 आया जो 50 से ज्यादा बड़ा है, ना ना ना, तुम्हारा जो 56 वैल्यू आया है ये प्राइस तो हाइयर है ना, तुम्हें डिस्काउंट चाहिए, इजंट इट सो? तो इफेक्टिव डिस्काउंट यहाँ पे कितना हो 44% का, या फिर वैसे ही देख लो कि यहाँ से वैल्यू आया तुम्हारा 50, जबकि सिंगल डिस्काउंट से वैल्यू आता 50, 56 आया ये वैल्यू, 56 ज्यादा बड़ी वैल्यू है। तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो तुम्हें जितना सस्ता मिलेगा उतना अच्छा है, ठीक है, सो 50 इज मच चीपर। फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज मच प्रेफर्ड, अ सिंगल डिस्काउंट 50% इज मच प्रेफर्ड, ओके, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ शॉपकीपर पहला वाला इज मच प्रेफर्ड। ठीक है, तो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन ए ज्यादा प्रेफर्ड है, इसीलिए शॉपकीपर जो तुम्हारे डिस्काउंट्स देते हैं वो इस टाइप से ही देते हैं। वो इंस्टेड ऑफ एक सिंगल डिस्काउंट के 2 ऐसे डिस्काउंट देंगे जिनका अरिथमेटिक सम तुम्हारा वो वैल्यू है जिस जो ल्यूक्रेटिव तुम्हें लगे, बट अल्टीमेटली जो ओवरऑल डिस्काउंट होगा वो दैट विल बी मच लेसर। ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड फर्स्ट बाय 76.9% and then decreased by 37.5% and then again decreased by 18.75%, तो we have to find the percentage change in the quantity, कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी क्या होगा। पहले हमने इंक्रीज किया है 76.9% से, देन वी डिक्रीज्ड बाई 37.5% एंड देन अगेन डिक्रीज्ड बाई 18.75%। पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो। सबसे पहले तो ये जो नंबर है हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, क्या इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे? देखो 1/13 को हमने देखा था, दैट वॉज 7.7%, इजंट इट सो? हमने कहा था 7.7% के आसपास है, या एग्जैक्ट वैल्यू 7.69%। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 76.9% यानी कि 10 टाइम्स है, तो 10 इंटू 1/13 है, तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 10/13, इजंट इट सो? तो क्वांटिटी को हमने इंक्रीज किया है पहले कितने से, 10/13 से इंक्रीज किया है, 10/13 से इंक्रीज किया है कि नहीं?
तो हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 13 + 10, 23/13. Okay, then there is a decrease by 37.5%, which is 3/8. 8 में 3 का डिक्रीज है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा हमारा 8 - 3, 5 न्यूमरेटर में आएगा और डिवाइडेड बाई 8. क्लियर. और फिर लास्ट में हम कर रहे हैं डिक्रीज 18.75% से, और 6.25% होता है 1/16. दिस इज 3/16, यानी कि 3/16 का हम डिक्रीज कर रहे हैं. तो 16 - 3 न्यूमरेटर हमारा आ जाएगा 13 और डिनोमिनेटर आएगा 16. 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा. 23 × 5 आ जाएगा हमारा 115, और 8 × 16 आ जाएगा 128. 8 × 16 इज 128. ओके, ठीक है. तो 115/128, यानी डिक्रीज कितना आ रहा है हमारा, 13 का डिक्रीज आ रहा है. 13 का डिक्रीज आ रहा है 128 पे. बेस वैल्यू है 128, और 128 पे 13 का डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, दिस इज ऑलमोस्ट 10%. ऑलमोस्ट 10% का डिक्रीज है. अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो 10% कितना आएगा, 12.8. 1% आएगा 1.28, और 0.1% आएगा 0.128. ठीक है. और 0.05%, यानी इसका हाफ वैल्यू आएगा 0.064. तो ऑलमोस्ट दिस विल बी 10.15%. इजंट इट सो? ठीक है, 10.15% विल बी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A number n is decreased thrice successively by 14.28%. So 3 times we have decreased it by 14.28%, and then we decreased by it by 22.22%. So if the resulting number, final number हमारा 360 आ रहा है, so we have to find the value of n, कि n की वैल्यू हमारी क्या होगी. If the final number is 360, so n की वैल्यू क्या होने वाली है इस क्वेश्चन में. ओके, 14.28% से हमने डिक्रीज किया है. 14.28% क्या होता है, दैट इज 1/7. 7 में देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1, और 7 में अगर 1 का डिक्रीज कर रहे हो तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, दैट विल बी 6/7. 7 - 1 बेस में आएगा, यानी 6/7. और सिंस यही सेम प्रोसेस हम 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो 3 बार आएगा हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/7 × 6/7 × 6/7, एंड देन वी आर अगेन डिक्रीजिंग बाई 22.22%, विच इज व्हाट, दिस इज 11.1% होता है हमारा 1/9. सो दिस इज 2/9, बट डिक्रीज है 2/9 का. तो 9 - 2 बेस हमारा आ जाएगा 7, और डिनोमिनेटर में आएगा 9. तो एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, तो रिजल्टेंट नंबर हमारा क्या बनेगा, दैट विल बी 6 का क्यूब. एक और 6 में भी सिंप्लीफिकेशन आएगा, 3 आया, ऊपर आया 2. ठीक है. सो दिस विल बी 6 × 6, 36 × 2 डिवाइड बाई 49 × 3. अरे 3 से भी तो सिंप्लीफाई हो रहा था, 12 हो गया. ओके, सो दिस मच n इज इक्वल टू 360. ठीक है, 12 से जाएगा 30 टाइम्स, 2 से जाएगा 15 टाइम्स, तो n हमारा आ जाएगा 15 × 49, विच इज 490 प्लस 245. तो 735 विल बी अवर आंसर. 735 विल बी अवर आंसर. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, 735 हमारा आंसर आ जाएगा. अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ पर्सन गेव 40% ऑफ हिज इनकम टू एल्डर सन, 33.33% of the remaining to younger son, and 20% of the remaining he donated to a trust. So if he is left with ₹21600, then what is the income? अब इस क्वेश्चन में ध्यान से बात ये समझना है कि जो पर्सन है हमारा पहले 40% इनकम दे रहा है एल्डर सन को, देन वो 33.33% नहीं दे रहा है यंगर सन को, वो दे रहा है 33.33% ऑफ द रिमेनिंग, जो बच जाएगा उसका 33.33%, एंड देन ही इज गिविंग 20% ऑफ द रिमेनिंग टू द ट्रस्ट. क्लियर है? पहले 40% दे रहा है एल्डर सन को, देन रिमेनिंग का 33.33% दे रहा है यंगर सन को, और उसके बाद जो बच जाता है उसका 20% दे रहा है ट्रस्ट को. उसके बाद जो फाइनली बचता है वो अपने पास रख रहा है, एंड दैट इज 21,600 रुपीज. सो व्हाट इज हिज इनिशियल इनकम? लेट अस से उसका इनिशियल इनकम को मान लेते हैं हम एन मान लेते हैं. ओके, तो पहले वो 40% तो दे रहा है एल्डर सन को. 40% मतलब कितना हुआ, 2/5 दे रहा है एल्डर सन को. अब एक बात बताओ, जब वो 2/5 जो भी अमाउंट होगा वो अपने एल्डर सन को जब वो दे देगा, ठीक है, तो 2/5 जब वो अपने एल्डर सन को दे देगा तो डिक्रीज होगा ना, ये डिक्रीज होगा. इसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें डिक्रीज करना पड़ेगा. इफेक्टिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा क्या आएगा, दैट विल बी 1 - 2/5. तो दैट विल बी 5 - 2, डिक्रीज हो रहा है, तो 5 - 2 यानी 3/5. तो बचेगा रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगा, n × 3/5.
आफ्टर गिविंग टू एल्डर सन। अब इसके बाद में इस रिमेनिंग में से 33.33% दे रहा है वो यंगर सन को, विच इज 1/3। 1/3 दे रहा है यंगर सन को, तो 3 में से 1 तो दे रहा है किसको, यंगर सन को। बच कितना रहा है, बचेगा 2/3, 2/3 रिमेनिंग बचेगा, तो इंटू 2/3 कर दिया हमने, तो नाउ दिस इज रिमेनिंग। अब इस रिमेनिंग में से वो दे रहा है ट्रस्ट को 20%, यानी कि 1/5 दे रहा है ट्रस्ट को। अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि रिमेनिंग क्या बच रहा है, क्योंकि फाइनली ये जो 21,600 है ये फाइनल रिमेनिंग अमाउंट है। तो 1/5 उसने दे दिया ट्रस्ट को, 5 में 1 डिक्रीज करोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा इंटू 4/5, इंटू 4/5। 3 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, चला गया, और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पे, और तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। सो ये हमारा वैल्यू आ गया। सो दिस विल बी n इंटू 8/25 एंड दिस इज इक्वल टू 21,600। ओके, क्लियर है, क्या ये बात समझ में आती है? अब 8 से सिंप्लीफाई कर लो, कितना बचेगा, 8 2 16, तो 2700 इंटू 25, तो n हमारा आ जाएगा 25 इंटू 2700। तो थोड़ी देर के लिए तुम सेपरेट कर लो 100 को, 25 इंटू 27 इंटू 100 हो गया, 25 इंटू 25 कितना होता है 625, और प्लस 25 इंटू 250, दिस विल बी 675, 67500, 67,500 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा कि दैट इज द इनकम ऑफ दैट पर्सन, 67,500 रुपीज़। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, और ये तब है जबकि हम लगातार, पहले उसने एल्डर सन को दिया, फिर रिमेनिंग का 33.33% यंगर सन को दिया, फिर रिमेनिंग का 20% दिया है ट्रस्ट को। अगर इसके बजाय क्वेश्चन में रिमेनिंग को हम हटा देते तब फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता। अगर रिमेनिंग को जस्ट इन केस रिमूव कर देते यहाँ से, तब ये क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता। उस केस में क्या होता कि टोटल इनकम उसकी जो भी थी एन थी, पहले उसने 40% दिया है एल्डर सन को, फिर 33.33% दिया है यंगर सन को, और फिर 20% दिया है ट्रस्ट को। तो ओवरऑल कितना उसने दे दिया, 40 + 30 70 + 20 90, 93.33% तो दे दिया उसने। तो बच गया उसके पास 6.66%। तो 6.66% ऑफ n इज इक्वल टू 21,600 इन दैट केस। तो ये हमारा इक्वेशन बनता फाइनली, और 6.66% होता है 1/15, 1/15। तो हम यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालते हैं। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो उस केस में हमारा जो वैल्यू है वो मच लार्जर वैल्यू आता, मच लार्जर वैल्यू आता, इजंट इट सो? क्योंकि उस केस में सारे के सारे परसेंटेज हमारे इनिशियल वैल्यू पे ही कैलकुलेट हो रहे होते, तो ज़्यादा रिडक्शन हो जाता। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे सारे के सारे परसेंटेज वैल्यू जो डिक्रीज हो रहे थे वो लेसर वैल्यूज पे कैलकुलेट हो रहे थे, दैट इज वाई हमारा जो बाद में अमाउंट बचा है, ठीक है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो एन का वैल्यू है वो बहुत बड़ा नहीं आएगा इस केस में। बट अगर रिमेनिंग वाले रिमूव करेंगे तो एन की वैल्यू मच लार्जर। क्या ये बातें समझ पा रहे हो? ठीक है, छोटी छोटी बातें, बट ये समझ लोगे तो तुम्हारा जो क्वेश्चन का फील है, फॉर एग्जाम्पल जब क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए होंगे तुम ज़्यादा कंफर्टेबली क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। और बाकी जब आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे और बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि हम अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, कर ही रहे हैं, तो चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी। और फिर भी कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन कर दिया करो कि सर यहाँ पे डाउट आया, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, साथ में तुम चाहो तो टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो जब भी कोई डाउट हो, प्रिपरेशन से रिगार्डिंग कोई कंसर्न हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन स्पेंड्स 87.5% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 59% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है 67% से, तो टू फाइंड हिज परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। सेविंग्स में क्या परसेंटेज चेंज आएगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो 87.5% वो स्पेंड कर रहा है ऑलरेडी, और ये वैल्यू क्या है, 87.5% इज 7/8, 7/8। तो 8 अगर उसकी इनकम है तो 7 उसका एक्सपेंस है। ओके, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स। तो अगर 8 और 7 का रेशियो इनकम एक्सपेंस का, तो मान लेते हैं 800 उसकी इनकम है और 700 एक्सपेंडिचर, तो बच जाएगा 100 उसका सेविंग्स हो जाएगा। अब इनकम इंक्रीज क्या है 59% से, 59% इंक्रीज क्या है, यानी कि 8 × 59 से नेट में इंक्रीज हुआ इनकम में, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज क्या है 67% से। ठीक है, 67% से इंक्रीज किया है, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, दैट मींस 7 × 67। बट हमें चाहिए सेविंग्स में क्या चेंज आया है, तो हमारा इनकम इंक्रीज हुआ है 8 × 59 से, तो इसकी वजह से तो सेविंग्स में इंक्रीज आएगा। बट जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है इसकी वजह से डिक्रीज आएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 × 59 माइनस 7 × 67, इस वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें निकालना है कि सेविंग्स में कितना नेट में चेंज आया है, नेट में कितना चेंज आया है। ठीक है, सो क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज 8 × 59 और माइनस 7 × 67, तो ये वैल्यू क्या है, 8 × 50 इज 400, 8 × 9 72, 472 आ गया। दिस इज 7 × 67, 7 × 60 इज 420, तो 469 आ जाएगा वैल्यू, तो माइनस 469, तो 472 माइनस 469, दिस विल बी इक्वल टू 3। तो नेट में चेंज आया है, सेविंग्स में इंक्रीज आया 3 का, और सेविंग्स क्योंकि हमने 100 ही मानी हुआ है, तो दिस 3 विल बी 3% का इंक्रीज।
यही परसेंटेज में आ जाएगा. So there is an increase of 3% in savings. Clear? ठीक है. Next question. The sum of incomes of A, B and C is rupees 54,000. A, B and C spend 75%, 80%, 85% of their incomes, and the ratio of their savings is 11:8:9. So you have to find the income of B. B की इनकम हमें फाइंड आउट करनी है. A, B और C का सम गिवन है. हमें सेविंग्स का रेशियो गिवन है, दैट रेशियो इज 11:8:9. और एक्सपेंडिचर का परसेंटेज गिवन है, तो ए का एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कितना है? 75%. ए एक्सपेंडिचर कर देता है, यानी कि 3/4 तो एक्सपेंडिचर कर रहा है, यानी कि 4 में से 3 इज स्पेंडिंग. तो अगर 4 में से 3 वो स्पेंड कर दे रहा है, 3 स्पेंड कर दे रहा है, तो बचेगा कितना? 1 यूनिट बचेगा. 1 यूनिट बचेगा, यानी कि अगर हम 4 टाइम्स कर दें, अगर 3/4 वो स्पेंड कर दे रहा है, तो बचे सेविंग्स कितनी होगी? 1/4 होगी. 3/4 अगर उसका एक्सपेंडिचर है तो सेविंग्स हो जाएगा 1/4. और 1/4 की अगर हमें वैल्यू गिवन है विच इज 11, तो अगर 1/4 11 है, तो यहाँ से हमारा इनकम क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स आ जाएगा. इनकम 4 टाइम्स आ जाएगा. ठीक है, तो इनकम हो जाएगा 11 × 4 यानी कि 44. रेशियो में ही वैल्यू आएगा, बट 44 आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली फॉर बी, बी 80% स्पेंड कर रहा है, यानी कि 4/5 स्पेंड कर रहा है. अगर 5 में से 4 स्पेंड कर दे रहा है, तो बचेगा 1 यूनिट. 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि जो बेस है यही तो हमारा इनकम है. ठीक है, बेस ही तो इनकम है, तो 1 यूनिट हमारा सेविंग्स होगा. तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8 × 4 यानी कि 8 × 5 यानी कि 40 आ जाएगा. सिमिलरली फॉर सी, 85% सी स्पेंड कर रहा है, यानी कि 17/20 स्पेंड कर दे रहा है. 17/20 स्पेंड कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है? 20 - 17 3 यूनिट्स बच रहा है. और 3 यूनिट्स की वैल्यू दी है हमें 9, तो 1 यूनिट आ जाएगा 3. 1 यूनिट आ जाएगा 3, तो 20 × 3 कितना आ जाएगा? 60. ठीक है, या फिर ऐसे करते कि 3 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20/3 से. दिस विल बी 20 × 9/3 यानी कि 60 आ जाएगा वैल्यू. ठीक है, क्या अभी और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 4 से अभी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11:10:15. तो दिस इज इनकम का वैल्यू. टोटल सम हमारा 11 + 10 21 + 15 36 यूनिट्स, और 36 यूनिट्स हमारा बराबर है 54,000 के. तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 36 से 1 टाइम्स जाएगा, 180 बचा, तो 1500 के बराबर आ जाएगा 1 यूनिट. 1 यूनिट इज इक्वल टू 1500. क्वेश्चन पूछा है इनकम ऑफ बी क्या होगी, तो बी की इनकम 10 यूनिट्स है, तो 10 × 1500 आ जाएगी, विच इज 15,000 रुपीज. अगर ए की पूछता तो 11 × 1500 यानी कि 16,500 रुपीज आ जाती. और सिमिलरली सी की इनकम आती 15 × 1500 यानी कि 22,500 रुपीज. 22,500 रुपीज आती है सी की, बी की आती है 15,000 और ए की 16,500. पूछी है हमसे बी की, तो आंसर विल बी 15,000. क्लियर? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज Rahul's salary in year 2022 was 22% of the total income of his family. His income increased by 18.1% in 2023, but income of all the other family members remains constant. So what percent of family income is Rahul's salary after the increment? राहुल की सैलरी का क्या परसेंट, फैमिली इनकम का क्या परसेंट राहुल की सैलरी होगी आफ्टर द इंक्रीमेंट? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्क. ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. इसको तुम आंसर इसका कमेंट में मेंशन करना, क्या आंसर होगा, कमेंट इन. ठीक है, कमेंट करना इसका आंसर कि इसका क्या आंसर होने वाला है. सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन है, बट कहीं पे गलती कर सकते हो तो कॉशियसली सॉल्व करना, समझ के सॉल्व करना. ठीक है, कमेंट में आंसर मेंशन करना इसका क्या आंसर होने वाला है. आज के सेशन में इतना ही रखते हैं. आई बिलीव सेशन पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा. अगर कहीं पे भी डाउट रहता है तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट एज वेल. और साथ में अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना. सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर से जरूर करना है, अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना है, और साथ में मैथोलॉजिकल टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लेना फॉर एनी डाउट्स और क्वेरीज. That is all for this session. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.